हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन डिस्कस करेंगे वाटर और एनवायरनमेंट के बारे में। हम सब जानते हैं कि इस धरती पर समस्त जो जीवधारी हैं उनके जीवित रहने के लिए या जीवन को निरंतर गतिशील रखने के लिए जल एक आवश्यक पदार्थ है। सजीवों में समस्त जैविक क्रियाएं जल के माध्यम से ही संपन्न होती हैं। किसी भी प्रक्रिया के द्वारा मृदा में उपस्थित जल की मात्रा में बढ़ोतरी होने को वर्षण या अवक्षेपण या प्रेसिपिटेशन कहते हैं। वर्षा, जल वाष्प, बर्फ़, ओले व ओस ये सभी वर्षण के प्रकार हैं या प्रेसिपिटेशन के प्रकार हैं। सभी सजीव कोशिकाओं के जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म में जल एक आवश्यक घटक के रूप में मौजूद होता है। इसके साथ ही जल एक सार्वधिक विलायक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, जिसके माध्यम से विभिन्न पोषक तत्व घुलनशील अवस्था में एक विलयन के रूप में पादप शरीर में प्रविष्ट होते हैं। कोशिका में संपन्न सभी उपापचयिक प्रक्रियाएं द्रवीय माध्यम में संपन्न होती हैं, अतः इन सभी में जल की सक्रिय भूमिका होती है। इस प्रकार जल खनिज लवणों के अवशोषण में सहायक होता है एवं सजीवों की समस्त जैविक क्रियाएं जल की मात्रा पर निर्भर करती हैं। इसके अलावा पौधों में वृद्धि, प्रकाश संश्लेषण एवं अनेक कार्य की प्रक्रियाओं के संचालन तथा पादप समुदायों के गठन एवं वितरण को नियंत्रण करने में भी जल की महत्वपूर्ण भूमिका है। पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध का 61% एवं दक्षिणी गोलार्ध का लगभग 81% हिस्सा जल में डूबा हुआ है। दूसरे शब्दों में धरती का 71% या लगभग 3/4 हिस्सा समुद्रों एवं महासागरों में डूबा हुआ है एवं शेष 29% या लगभग 1/4 हिस्सा स्थलीय भूभाग के रूप में दृष्टिगोचर होता है। पृथ्वी पर उपलब्ध जल की कुल मात्रा का 98% भाग समुद्रों, झीलों, नदियों एवं अन्य जलाशयों के रूप में एवं शेष 2% का अधिकांश हिस्सा ध्रुवीय प्रदेशों में जमे बर्फ के रूप में पाया जाता है। हम मनुष्यों एवं अन्य सजीवों के दैनिक उपयोग में आने वाला ताज़ा या मीठा जल केवल 0.27% के लगभग ही है। इसके अतिरिक्त ज़मीन के नीचे की परतों में भी स्थायी जल की मात्रा मौजूद है, जिसका उपयोग भूगर्भीय जल स्रोतों जैसे कुओं, बावड़ियों व नलकूपों के द्वारा फसलों की सिंचाई एवं दैविक कार्यों के लिए किया जाता है। इसके अतिरिक्त वृक्षों की गहरी जड़ों के द्वारा भी भूमि के नीचे उपस्थित स्थायी जल का अपनी ज़रूरत के अनुरूप अवशोषण किया जाता है। अनेक पर्वतों की ऊंची चोटियाँ, पृथ्वी के विशाल शीतोष्ण भूभाग एवं दक्षिणी एवं उत्तरी ध्रुव बर्फ़ की मोटी परतों से ढके हुए हैं। यह बर्फ़ जब ग्रीष्म ऋतु में पिघलकर जल का रूप लेती है तो पौधे इस समय ऐसे जल का उपयोग करते हैं। प्रकृति में सजीवों को उपलब्ध होने वाला जल वर्षा या वर्षण या अवक्षेपण प्रेसिपिटेशन अर्थात वर्षा, वाष्प, ओलों, हिमवृष्टि या बर्फबारी या ओस के रूप में प्राप्त होता है। वर्षण के रूप में वायुमंडल से जल पृथ्वी पर आता है तथा पृथ्वी से पुनः वायुमंडल में वाष्पोत्सर्जन या जलाशयों से वाष्पीकरण द्वारा वापस पहुंच जाता है। इस प्रकार एक निश्चित चक्र या साइकिल के रूप में जल का अभिगमन पृथ्वी के वायुमंडल एवं वायुमंडल से पुनः पृथ्वी की ओर निरंतर होता रहता है। पृथ्वी एवं वायुमंडल के बीच निरंतर कार्यशैली इस चक्र को हम वाटर साइकिल कहते हैं या हाइड्रोलॉजिकल साइकिल कहते हैं। जलीय चक्र या वाटर साइकिल जो होता है, इसका प्रोसेस अपन डिस्कस करेंगे। जलीय चक्री का अधिकांश हिस्सा पृथ्वी की सतह अर्थ सरफेस एवं वायुमंडल के बीच वर्षा, वाष्पोत्सर्जन एवं बाष्पन द्वारा संपन्न होता है। प्रतिवर्ष पृथ्वी पर वर्षा के रूप में 4.46 जियोग्राम जल प्राप्त होता है। इसमें से 1 जियोग्राम धरती की सतह एवं 3.46 जियोग्राम समुद्रों एवं महासागरों की सतह पर वर्षा के रूप में गिरता है। धरती की सतह पर गिरने वाला
वाले वर्षा के जल में 0.2 जियोग्राम जल की मात्रा बह जाती है एवं 0.6 जियोग्राम जल का फिर से वाष्पन हो जाता है एवं यह वायुमंडल में पहुंच जाता है। इस प्रकार शेष रहे अल्प मात्रा 0.2 जियोग्राम के जल का संग्रहण धरती की सतह के नीचे चट्टानों के बीच होता है। इस प्रकार जल की कुल मात्रा का थोड़ा भाग 0.0004% भाग ही जलीय चक्र में सक्रिय भागीदारी निभाता है। ये हम फिगर देख रहे हैं वाटर साइकिल की। आप देख सकते हैं कि ट्रांसपिरेशन के द्वारा और एवेपोरेशन के द्वारा पानी ऊपर जाता है, फिर प्रेसिपिटेशन और फिर बादलों के द्वारा कंडेंसेशन से वापस रेनफॉल होता है और ये साइकिल कॉन्टीन्यूसली चलती रहती है। किसी भी स्थलीय पादप समुदाय या पारिस्थितिक तंत्र में उपस्थित पौधों की जड़ों के द्वारा अवशोषित होकर जल वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया द्वारा पहले वायुमंडल में पहुंच जाता है तथा इसके बाद फिर से वर्षा के द्वारा धरती की सतह पर आ जाता है। पृथ्वी की सतह का लगभग 3/4 भाग क्योंकि जल से ढका हुआ है, जो समुद्रों, नदियों व झीलों के रूप में है। ये पृथ्वी पर उपलब्ध जल के प्रमुख स्रोत हैं। इन समुद्रों व जलाशयों में वाष्पन के द्वारा जल वाष्प वायुमंडल में पहुंच जाती है, जहां निम्न तापक्रम पर ठंडी हो जाने से संघनित होकर वर्षा ओलों या हिमवृष्टि के रूप में फिर से पृथ्वी पर जलीय रूप में प्राप्त हो जाती है। धरती पर प्राप्त इस जल को कुछ हिस्सा ज़मीन द्वारा सोख लिया जाता है एवं बहुत ही अल्प मात्रा में पेड़ पौधों द्वारा ग्रहण किया जाता है, जो वाष्पोत्सर्जन द्वारा फिर से वायुमंडल में चला जाता है। शेष बच रहा जल फिर से नदी नालों के द्वारा झीलों और समुद्रों में पहुंच जाता है। प्राणियों द्वारा प्रयुक्त जल भी उनके शरीर से उत्सर्जित पसीने तथा मलमूत्र के रूप में फिर से वायुमंडल के रूप में पहुंच जाता है। इस प्रकार जलीय चक्र या वाटर साइकिल के अंतर्गत जल का अभिगमन या संचरण पृथ्वी से वायुमंडल एवं वायुमंडल से पुनः पृथ्वी पर निरंतर होता रहता है। वैसे आधुनिक औद्योगिक युग में मानव द्वारा जंगलों के विनाश एवं भूगर्भीय जल स्रोतों के अंधाधुंध अविवेकपूर्ण दोहन से भूमिगत जल की मात्रा में भी निरंतर कमी आती जा रही है। वर्षा या रेनफॉल। नमी युक्त हवाएं जब समुद्र से उठकर ऊंची पर्वत श्रेणियों की ओर आती हैं, समुद्र की ओर के पहाड़ी ढलानों पर अधिकांश नमी जमा हो जाती है और इस कारण से वर्षा की छाया रेन शैडो के रूप में परिवर्तित हो जाती है। पहाड़ों की इससे विपरीत ढलान वाला क्षेत्र सूखा ही रहता है एवं बहुधा मरुस्थल डेजर्ट के रूप में पाया जाता है। यही कारण है कि प्रायः ऊंचे पहाड़ों के पीछे मरुस्थल पाए जाते हैं। अनुमानतः जल का प्रतिवर्ष वाष्पन लगभग 80,000 घन मील समुद्री क्षेत्र से 1500 घन मील झीलों एवं नदियों के क्षेत्र से होता है। वर्षा का मापन वर्षा मापी यंत्र द्वारा किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे वर्षा का वनस्पति पर प्रभाव। किसी क्षेत्र में वार्षिक वर्षा की मात्रा तथा विभिन्न ऋतुओं में इसकी आवृत्ति या डिस्ट्रीब्यूशन भी उस क्षेत्र विशेष की प्राकृतिक वनस्पति को अत्यधिक प्रभावित करते हैं। शिम्पर 1903 के तृतीय नियम के अनुसार किसी क्षेत्र में पाई जाने वाली वनस्पतिक संरचना वेजिटेशन टाइप का निर्धारण, वहाँ होने वाली वर्षा की मात्रा, विभिन्न ऋतुओं में इसका वितरण वहाँ की वायुमंडलीय आर्द्रता पर निर्भर करती है। अब हम अगर देखें कि कितनी वर्षा की मात्रा के अनुसार किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, तो उसमें हम देखेंगे कि जहाँ पर वर्षा की मात्रा 0 से 25 सेंटीमीटर है, वहाँ पे वार्षिक जो रेनफॉल है उसमें डेजर्ट प्रकार की वनस्पति होती है या डेजर्ट होता है। 26 से 75 सेंटीमीटर की वर्षा, उसमें ग्रासलैंड प्रकार की वनस्पति पाई जाती हैं। 76 से 125 सेंटीमीटर डेंस फॉरेस्ट होते हैं वहाँ पे, और जहाँ पे 126 सेंटीमीटर तथा इससे ऊपर की वर्षा होती है वहाँ पे रेन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। अगर हम इसकी बात करें
एनुअल एवरेज रेनफॉल की और विभिन्न ऋतुओं में इसके वितरण के आधार पर हम बात करते हैं, तो हम पाते हैं कि कई तरह की वेजिटेशन पाई जाती हैं ऑन द बेसिस ऑफ एनुअल रेनफॉल। इसमें जो वेजिटेशन है एनुअल रेनफॉल के बेसिस पर 8 प्रकार की वेजिटेशन में इसको डिवाइड किया गया है। सबसे पहले है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ट्रॉपिक्स में प्राय पूरे वर्ष बरसात होती रहती है तथा पौधों को हमेशा वर्षा का जल उपलब्ध रहता है। यहाँ शुष्क मौसम अत्यल्प अवधि के लिए या नहीं के बराबर होता है, अतः यहाँ सघन सदा रहित या सदाबहार वन एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। इन वनों में सघन वृक्ष सदैव पत्तियों से युक्त रहते हैं। इसके अतिरिक्त वृक्षों के साथ ही लताएं, अधिपादप, फर्न्स व झाड़ियों एवं शाखीय पौधे भी बहुतायत में पाए जाते हैं। भारत में इस प्रकार के वन आसाम, पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखलाओं में एवं कोंकण में पाए जाते हैं। इन वनों में प्रमुख वृक्षों में एस्टोनिया, पॉलीएल्थिया एंड सैपेंडस के नाम उल्लेखनीय हैं। दूसरा जो प्रकार है वेजिटेशन का वो है सब ट्रॉपिकल या वार्म टेम्परेट रेन फॉरेस्ट। इस प्रकार के जंगल उपोष्ण व उष्ण शीतोष्ण क्षेत्रों में सदाहरित वृक्षों वनों के रूप में पाए जाते हैं। यहाँ वर्ष के अधिकांश भाग में पौधों को जल उपलब्ध होता है। राजस्थान में माउंट आबू व सीताबाड़ी शाहबाद के वन इसी श्रेणी में आते हैं। इन वनों में पाए जाने वाले वृक्षों के प्रमुख उदाहरण हैं मैंजीफेरा आम, जामुन साइजियम एवं आंवला एम्बलिका। तीसरा जो प्रकार है वो है डेसिडुअस फॉरेस्ट। उन क्षेत्रों में जहाँ साल के कुछ महीनों में ही भारी वर्षा होती है तथा वर्ष के शेष भाग में शुष्कता रहती है, वह प्राय वनों में पर्णपाती या डेसिडुअस फॉरेस्ट पाए जाते हैं, जिनकी पत्तियों वर्ष में एक बार गिरती हैं। इस प्रकार वनों में सागवान, टेक्टोना, शोरिया रोब्यूस्टा तथा छौंकड़ा इत्यादि वृक्ष बहुतायत में पाए जाते हैं। हमारे देश में दक्षिणी पूर्व राजस्थान, हिमालय की तराई वाले इलाकों तथा मध्य प्रदेश के इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। फिर आता है कोल्ड टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट। प्राय हिमालय की कम ऊंचाई वाले इलाकों में इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। इन जंगलों में पाए जाने वाले पौधों की पत्तियां चौड़ी होती हैं। शरद ऋतु में पौधों को जल प्राय उपलब्ध नहीं होता है, इसलिए इनकी पत्तियां गिर जाती हैं, लेकिन वसंत ऋतु के समय वृक्षों तथा झाड़ियों में बहुतायत से पुष्प लगते हैं एवं भूमि की सतह शाखीय पौधों से ढक जाती है। फिर आता है कोल्ड टेम्परेट कॉनिफेरस फॉरेस्ट। हमारे देश में इस प्रकार के वन हिमालय की मध्य ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं और इसके अगर एग्जाम्पल्स लें तो इसमें पाइनस, सिड्रस, पाइसिया की विभिन्न प्रजातियां बहुतायत में पाई जाती हैं। इन वृक्षों को पत्तियां सूचाकार एवं सदारहित एवरग्रीन प्रकृति की होती हैं। छठा है टूंड्रा या आइस डेजर्ट। टूंड्रा एंड आइस डेजर्ट्स ध्रुवीय क्षेत्रों एवं इनके आसपास के इलाकों में तापक्रम की अत्यधिक कमी एवं बर्फ़ के जमा हो जाने के कारण पौधों को वृद्धि के लिए वर्षा में केवल 2 माह का समय ही मिल पाता है। ये पौधे बर्फ़ के जल का उपयोग भी नहीं कर सकते हैं। इन क्षेत्रों में पेड़ पौधे बहुत कम या विरल रूप से पाए जाते हैं। इनमें प्ररोह की तुलना में पुष्प अधिक बड़े होते हैं। फिर आता है ग्रासलैंड। टूंड्रा इसमें ग्रासलैंड्स में जो है उन भौगोलिक क्षेत्रों में जहाँ गर्मियों में अधिक वर्षा तथा सर्दियों में कम वर्षा होती है, वहाँ काफ़ी दूर दूर तक फैले घास मैदान ग्रासलैंड्स पाए जाते हैं। काफ़ी छितराए हुए वृक्ष एवं झाड़ियाँ भी दूर दूर तक पाई जाती हैं। विश्व के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में प्रसिद्ध सवाना घास के मैदान पाए जाते हैं। फिर आता है डेजर्ट्स। इन क्षेत्रों में वर्षा की मात्रा पूरे वर्ष में बहुत कम होती है तथा वातावरण पूर्णतः शुष्क रहता है। यहाँ की वनस्पति में वृक्ष एवं झाड़ियाँ दूर दूर पाई जाती हैं। शाकीय पौधे अल्पजीवी होते हैं। अफ्रीका में सहारा, अमेरिका में एरिज़ोना तथा एशिया में थार एवं गोबी मरुस्थलों के प्रमुख उदाहरण हैं। अनुमानतः धरती के 20% भूभाग मरुस्थलों से ढका हुआ है।
यहाँ पर प्राय कंटीली झाड़ियाँ एवं वृक्ष पाए जाते हैं। अगर हम एग्जाम्पल्स लें तो हमें प्रमुख जो है एग्जाम्पल्स वो हैं अकेशिया नाइलोटिका बबूल, खेजड़ी प्रोसोपिस साइनेरेरिया एंड रोहिड़ा टेक्टोमेला। अब हम लेते हैं एटमॉस्फेयर ह्यूमिडिटी। जल की कुछ मात्रा वायुमंडल में जल वाष्प के रूप में सदैव उपस्थित रहती है। इस अदृश्य वाष्प के रूप में विद्यमान वायुमंडल में नमी को आर्द्रता या ह्यूमिडिटी एवं वायु में वास्तविक जल वाष्प की मात्रा को निरपेक्ष एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी कहते हैं। और अगर हम बात करें प्लांट्स के ऊपर इसकी इफ़ेक्टिविटी की, तो हम जो है इफ़ेक्ट ऑफ एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी ऑन प्लांट्स को अगर हम देखें तो वायुमंडलीय नमी इस पृथ्वी पर उपस्थित पादप जीवन को अनेक प्रकार से प्रभावित करती है। विशेषकर अनेक जैविक क्रियाओं की दर वायुमंडलीय आर्द्रता के द्वारा प्रभावित होती है। संक्षेप में अगर हम देखें तो पादप जीवन पर वायुमंडलीय आर्द्रता के प्रभाव को निम्न प्रकार से बताया जा सकता है। पहला, अनेक पादप प्रजातियां जैसे अधिपादपीय ऑर्किड्स, लाइकेंस एवं मॉस इत्यादि सीधे ही वायुमंडलीय नमी का अवशोषण कर लेती हैं। कुछ पौधों की पत्तियां ओस की बूंदों को अवशोषित करती हैं, लेकिन ऑर्किड्स के लिए जल के प्रमुख स्रोत के रूप में वायुमंडलीय नमी अथवा जल वाष्प की कमी ही काम आती है। इस प्रकार यह भी कहा जा सकता है कि जिस क्षेत्र में वायुमंडलीय आर्द्रता ह्यूमिडिटी अधिक पाई जाती है, जैसे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, तो वहाँ अधिपादपीय पादप प्रजातियों की बहुलता पाई जाती है, जैसे ऑर्किड्स। दूसरा जो प्रभाव है वह पेड़ पौधों में वाष्पोत्सर्जन की दर वायुमंडलीय आर्द्रता से अत्यधिक प्रभावित होती है। पौधों में वाष्पोत्सर्जन की दर प्राय वायुमंडल में उपस्थित जल की वाष्प को कुल मात्रा एवं इससे संतृप्त करने हेतु आवश्यक जल वाष्प की मात्रा के अंतर के समानुपाती होती है। तीसरा जो है इफेक्ट, किसी स्थान विशेष की वनस्पति के निर्धारण में वहाँ की वायुमंडलीय आर्द्रता का प्रभाव अक्षुण्ण रहता है। जैसे अत्यधिक वायुमंडलीय आर्द्रता की उपस्थिति में घने जंगलों में प्रायः क्रिप्टोगैम्स जैसे मॉस व फर्न्स का बाहुल्य पाया जाता है। इसके अतिरिक्त कुछ अधिपादपीय लाइकन प्रजातियों एवं कवक प्रजातियों की वृद्धि भी अधिक आर्द्रता की उपस्थिति में बहुतायत में होती है। वायुमंडलीय आर्द्रता के कारण पौधों की अनेक महत्वपूर्ण कार्यकाई फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस प्रभावित होती हैं, क्योंकि अधिक वायुमंडलीय आर्द्रता में पृथ्वी पर आने वाले सूर्य के प्रकाश की तीव्रता कम हो जाती है, जिससे अप्रत्यक्ष रूप से तापमान में कमी आती है। इसके अलावा वायुमंडल में उपस्थित अधिक नमी का हानिकारक प्रभाव भी पेड़ पौधों, मनुष्यों एवं जंतुओं पर देखा जा सकता है, क्योंकि वायुमंडल में लगातार उच्च आर्द्रता मान के कारण सजीवों में कवक एवं जीवाणु जनित रोगों की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। तो ये था जल का प्रभाव वनस्पति के ऊपर और वातावरण को किस प्रकार का जल प्रभावित करता है उसकी स्टडी अपन ने करी।